हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पार्ट सिक्स ऑफ बिहेवियरल स्किल्स। आपका जो सबसे पहला चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, उसका पार्ट 6 है। और आज की वीडियो आपकी सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें आपको याद कुछ नहीं करना, बट ज़िंदगी के कुछ बहुत ही अच्छे लेसन्स जो आपकी ज़िंदगी में आपके आजीवन काम आने वाले हैं, वो आपको इस वीडियो के एंड तक लेके जाने हैं अपने साथ। ठीक है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है रोल मॉडलिंग। सबसे पहले समझते हैं रोल मॉडल क्या होता है या फिर रोल मॉडलिंग क्या होता है। दोनों में से एक भी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या होता है। तो रोल मॉडल समझते हैं सबसे पहले कौन होता है। देखिए, इस आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में और इस समाज में, ठीक है, आपकी लाइफ में या फिर इस समाज में, सोसाइटी में या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, वो एक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आप पद चिन्हों पे चलना चाहते हो। ठीक है, मतलब समझो, पद चिन्हों पे चलने का क्या मतलब है, आप उनके जैसा बनना चाहते हो। आप उनकी ज़िंदगी में उनका जो जीवन रहा उससे आप प्रेरणा लेते हो, उनकी बातों से आप खुद को जो है मोटिवेट महसूस करते हो। ठीक है, आप इनकरेज होते हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे लोग, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो, जिनसे आपको प्रेरणा मिले, जिनके जीवन को सुन के आपको जो है मोटिवेशन आए और आप इनकरेज हो कुछ आगे करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, वो लोग क्या होते हैं, आपके रोल मॉडल होते हैं। मतलब समझते हैं, अब इसको थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझते हैं। जनरली लड़कों की ज़िंदगी में और लड़कियों की भी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो हमारे रोल मॉडल होते हैं अक्सर हमारे पेरेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने पिताजी को देखते हो, आपको दिखता है कि हमारे पिताजी ने इतना संघर्ष किया है ना, हमारी माताजी इतना संघर्ष कर रही हैं, है ना, डेली वो हमारे लिए सुबह उठती हैं, खाना बनाती है, ये करती हैं, वो करती हैं। तो सिर्फ अगर आपकी लाइफ की मैं बात करूं तो आपके लिए आपके माता पिताजी आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर से बाहर आ जाओ, इस समाज में आ जाओ, इस दुनिया में आ जाओ, तो लोग जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन लोगों का पॉलिटिक्स में, राजनीति में बड़ा रुझान है, उनके लिए मोदी या केजरीवाल जैसे लोग रोल मॉडल हो सकते हैं। मोदी और केजरीवाल जैसे लोग क्या हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है वो अपने आप को एक दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते होंगे, तो वो जो आज हैं उस ओहदे पे, वो उनके रोल मॉडल होंगे, वो उनके पद चिन्हों पे चलना चाहेंगे। वो लोग जो बिजनेस ओरिएंटेड हैं, जिनके दिमाग में जो है बिजनेस चलता है, उनके लिए अंबानी और रतन टाटा जैसे लोग, है ना, सर रतन टाटा जैसे लोग उनके रोल मॉडल हो सकते हैं। इन्हें देख के लगता है कि हमें इनके जैसा बनना है भविष्य में। हम वो मुकाम भले ही हासिल न कर पाएँ जो इन लोगों ने कर लिया, बट जिस दिशा में ये चले हैं उसी दिशा में हमें भी चलना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, अगर आपको साइंस में और इसमें बड़ा इंटरेस्ट है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे रहे हमारे यहाँ पे। APJ अब्दुल कलाम, है ना, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं भारत में लोग। तो जिनका साइंस और उसमें इंटरेस्ट है उनके लिए APJ अब्दुल कलाम, है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, थॉमस एल्वा एडिसन, न्यूटन, तो जो भी महान वैज्ञानिक रहे, निकोला टेस्ला, तो वो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं अगर आपका साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ रुझान है। तो स्पोर्ट्स में आ जाओ आप। स्पोर्ट्स में महेंद्र सिंह धोनी, है ना, विराट कोहली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, है ना, तमाम स्पोर्ट्समैन हैं, मैरी कॉम। तो ऐसे लोग जिन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, किरण बेदी जैसे लोग जो हैं रोल मॉडल हो सकते हैं। तो इस समाज में वो लोग जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो या फिर जिससे आप प्रेरणा लेते हो, वही क्या हो जाते हैं, आपके रोल मॉडल हो जाते हैं। और रोल मॉडलिंग क्या होता है, इस प्रोसेस को, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनकी ज़िंदगी से सीखना, यही प्रोसेस क्या होता है, आपका रोल मॉडलिंग कहलाता है। अब ज़रूरी क्यों है ये समझते हैं। तो जो आज का यूथ है
उन्हें प्रेरणा की, मोटिवेशन की, उन्हें इनकरेज करने की ज़रूरत होती है ना। उनके लिए हेल्पफुल बिहेवियर क्या होगा, उनके लिए हेल्पफुल रिसोर्सेज क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, तो इस तरह की चीज़ों का उन्हें ज्ञान हो जाए, इसलिए उन्हें जो है रोल मॉडलिंग की आवश्यकता है। अब ये तो हो गया आपका रोल मॉडलिंग, ये था आज की पढ़ाई का पार्ट इस वीडियो में। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ 5 ऐसी महान शख्सियत की कहानियाँ, जिनमें हम 3-4 मिनट हर एक शख्स को लेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और उनके जीवन में जो सीखने लायक बातें हैं वो क्या हो सकती हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या सीखने को मिलता है और आप क्या सीख सकते हो। बाकी आप खुद भी अगर गौर से सुनोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ एक सीख अपने ही अनुसार मिल सकती है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धीरू भाई अंबानी की, ठीक है। तो मैं इसे बोर्ड को कर देता हूँ रफ, और हम थोड़ा सा इनकी जीवन में क्या रहा, किस तरीके से इन्होंने सफ़र तय किया अपनी कामयाबी का, उसको लेके बात करते हैं। तो सब जानते हैं धीरू भाई अंबानी, है ना, पूरे एशिया के जो इनके बेटे हैं मुकेश अंबानी, वो पूरे एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। तो बहुत कम बच्चों को पता है कि जो धीरू भाई अंबानी थे उनका पूरा नाम क्या था, धीरज लाल हीराचंद अंबानी, ठीक है। मतलब इनके नाम में ही अमीरी है, देख रहे हो। चलो मजाक कर रहा हूँ, नाम से ही मतलब इनकी कामयाबी का अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग कि इन्होंने मतलब अपने नाम को ही ब्रांड बना दिया। अब पता है इनका क्या था, इनका जो जीवन का सफ़र शुरू हुआ वो एक गुजरात के छोटे से गांव में एक गरीब से परिवार से हुआ, ठीक है। मैं गरीब भी नहीं कह रहा हूँ, गरीब से परिवार से, क्योंकि गरीब जो है ना, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। गरीब एक तुलनात्मक शब्द है। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि एक आदमी है वो 300 रुपये कमाता है दिन के, दूसरा आदमी है वो 1000 रुपये कमाता है दिन के, एक चौथा आदमी है वो जो है 1 लाख रुपए कमाता है दिन के, ठीक है। एक और आदमी है जो 1 करोड़ रुपए कमाता है दिन के। तो इसके हिसाब से जो 300 रुपये कमा रहा है एक दिन के, उसके हिसाब से ये कौन होगा, ये आदमी अमीर है, ठीक है। बट जो 1000 कमा रहा है उसके हिसाब से ये आदमी अमीर है, और जो 1 लाख रुपए एक दिन के कमा रहा है उसके हिसाब से जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है दिन के, वो अमीर है। तो क्या हुआ, कोई परिभाषा ही नहीं है अमीर की और गरीब की। ये क्या है, इसके हिसाब से वो अमीर है, उसके हिसाब से वो गरीब है। तो क्या हो रहा है, तुलना हो रही है, ठीक है, हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, ये तुलनात्मक वर्ड है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो एक गरीब से परिवार में हुए, उनका जन्म, और उनके जो पिताजी थे वो एक टीचर थे। जो उनके पिताजी थे वो एक टीचर थे, एक अध्यापक का उनका पेशा था। उसके बाद इन्होंने जो है 10th तक पढ़ाई की। पढ़ाई हालांकि 10th तक उस ज़माने में ऐसा भी नहीं था कि कोई बिल्कुल ज़मीन पे ही ज़मीन वाली बात आ गई, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ लिया है ना, कुछ हायर एजुकेशन परस्यू कर ली। तो सिर्फ 10th तक उन्होंने एजुकेशन की अपनी, और क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी तो जल्दी ही जो है अपना छोटा सा काम स्टार्ट कर दिया, जिसमें ऐसा माना जाता है कि वो जो है कुछ भजिया और पकोड़ा बेचा करते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस काम से स्टार्ट किया, बट क्योंकि उसमें बात नहीं बनी, उसमें वो पैसा नहीं बना जो वो चाहते थे, तो 16 या 17 साल की उनकी उम्र थी जब वो यमन चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने एक पेट्रोल की कंपनी होती है, जिस तरीके से जो अटेंडेंट होते हैं पेट्रोल भरते हैं गाड़ियों में, तो वहाँ पे उन्होंने वो काम करना स्टार्ट किया। और ऐसा बताते हैं कि उनकी उस वक्त जो है सैलरी 300-400 रुपये रही महीने की। उसके बाद क्योंकि इनके अंदर एक चीज़ थी, लगन, जो भी काम करना है बेहतर करना है, दूसरों से बहुत ही बेहतर करना है। सिर्फ इस लगन की वजह से इनके प्रमोशंस वहाँ पे जल्दी जल्दी हुए, ठीक है। वो अटेंडेंट से क्लर्क बन गए, ठीक, और कुछ समय बाद जो है वो वहाँ पे मैनेजर बन गए। बट मैनेजर बनने के बाद भी अंबानी जो थे, उनको धीरू भाई अंबानी जो थे, उनको मतलब ऐसे होता है ना आपके दिल में इनर सेटिस्फैक्शन, आपको शांति नहीं मिल रही। वो उनके मन में था कि यार नहीं, मुझे करना तो बिजनेस ही है, ये तो बस मैं कर रहा हूँ अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और खर्चों के लिए। तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं भारत जाता हूँ वापस। अब कुछ लोग बताते हैं कि वो 15,000 रुपये लेके आए, कुछ लोग कहते हैं वो 20,000 रुपये लेके आए, है ना। कुछ जगह पे ये लिखा हुआ है कि वो 50,000 रुपये लेके आए, भारत वापस लौटे तब,
है ना। कुछ लोगों में ये भी बात है कि वो पैसे बहुत सारे लेके आए थे वहाँ से, तो वो जो भी था हमें उससे मतलब नहीं है, वो वही जानते हैं और वो उनके साथी जानते होंगे जिनके साथ उन्होंने शुरू किया था। बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इनके जीवन से सीखने को क्या मिल रहा है। वो जितने भी पैसे लेके आए, मेहनत तो उनकी इन्वॉल्व थी उसमें, वो पैसा भी उन्होंने मेहनत से कमाया था और वो लगा भी उसे उसी मेहनत से रहे थे। तो वो जितना भी पैसा था उतना लेके आए, 50,000 मान लेते हैं हम, चलो वो 50,000 भारत में लेके आए। और उसके बाद भारत आने के बाद उन्होंने अपने एक पार्टनर के साथ एक कंपनी स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो भारत में मसाले होते हैं, जो स्पाइसेस थे और जो बाकी मसाले थे, उनका तो वो यमन को एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है, भारत से बाहर भेजने लगे यमन में मसाले, और यमन से क्या लेने लगे, इंपोर्ट करने लगे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक बेसिकली वो एक अलग तरह का कपड़ा था। जैसे हमारे यहाँ सूती कपड़ा कॉटन चलती थी, पॉलिस्टर नहीं चलता था। तो उस समय में पॉलिस्टर भारत में इतना पॉपुलर नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, मार्केट में गैप देखा कि पॉलिस्टर से कुछ किया जा सकता है, पॉलिस्टर का जो है वो इंपोर्ट करने लगे। और उसके बाद उन्होंने उसके कपड़े बनाना स्टार्ट किया और कपड़े का जो है कारोबार स्टार्ट किया। वो कुछ ही समय में अच्छा चलने लगा। ठीक है, भारत से मसाले भेजते और यमन से कपड़ा ले लेते, टेक्सटाइल ले लेते। उसके बाद जब ऐसा बताते हैं लोग कि जब उनका जो स्टार्टिंग का जो ऑफिस था वो बहुत ही छोटा था, उसमें बस 3 कुर्सियां थी, एक टेबल थी और एक टेलीफोन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था उनके पहले ऑफिस में। और धीरे धीरे जैसे ही उनका काम चलने लगा, उनके अंदर 2 खूबियाँ थी कि उनकी जो मार्केटिंग स्किल्स थी वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग थी, है ना, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उनका इस्तेमाल करते हुए उनका जो है कारोबार थोड़े ही समय में अच्छा चल पड़ा। फिर क्या था, उन्होंने जो है रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन फाउंड किया 1966 में, और जिसका बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम रख दिया गया। और धीरे धीरे जब उनका कपड़ों का काम अच्छा चलने लगा, उन्होंने क्या किया, पेट्रोलियम में और इलेक्ट्रिसिटी में और बाकी दूसरी जगहों पे अपना एक्सपेंड कर दिया, अपने वर्टिकल से स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आज आप देखोगे अगर, तो रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस कपड़े भी बेचता है, रिलायंस कम्युनिकेशन में भी है, रिलायंस टेक्नोलॉजी में भी है, रिलायंस जो है पेट्रोल पंप भी हैं रिलायंस वालों के। तो रिलायंस वालों की तमाम चीज़ें हैं अब। तो ऐसे ही जो है वो वहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कि धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में उन्होंने जंप कर लिया। और देखते ही देखते वो भारत की सबसे पहली कंपनी बनी रिलायंस, जिसको फोर्ब्स में फीचर किया गया है, जिसको फोर्ब्स में नाम दिया गया है। फोर्ब्स एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, अगर आपको नहीं पता है तो। और ऐसे करते करते जो है आज आपको पता ही है कि रिलायंस किस मुकाम पे खड़ी है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा कुछ उनका सफ़र, है ना। इनकी कहानी में मैं इतना ही बताऊंगा आपको, बट जो चीज़ें मैं सीखने को मुझे मिली वो मैं आपके साथ में जो यहाँ पे साझा करूँगा वो ये है कि देखो, एक ग्राउंड से ना आसमानों तक का सफ़र जो होता है उसमें स्ट्रगल होती है। अगर आप लड़के उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को तय कर सकते हो तो आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। और अगर आप नहीं उस संघर्ष को झेल सकते तो आप वो आकाश वाली ऊंचाइयां नहीं छू सकते ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे सीखने को मिल रही उसमें वो ये है कि स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना जल्दी आप कामयाब हो पाओगे, क्योंकि आपको वक्त जो मिला है ज़िंदगी में वो बहुत ही सीमित है। वक्त आपको फिर से नहीं मिलेगा। आप हर चीज़ कमा सकते हो इस ज़िंदगी में, बट आपको वक्त नहीं मिलने वाला दोबारा। तो हमेशा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सीधा कूद पड़ो। पहले समुद्र में, नदी में कूदने से पहले ना उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, आपको तैरना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो चाहिए सर ने कह दिया कूद पड़ो, नहीं। कूदने से पहले ना अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। आप गहराई का अंदाज़ा लगाओ जिस चीज़ में आप कूदने वाले हो, और क्या आप उतने स्किल्ड हो, क्या आपको तैरना आता है। तो इसमें ये मुझे दूसरे पॉइंट पे ऐड करता है। जैसे मैंने अभी उनकी कहानी में एक चीज़ स्ट्रांगली मेंशन की कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी थी, इसलिए उन्होंने जो है मार्केट में जंप की कि मैं बेच लूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपको भी पहले क्या करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, उसके बाद जंप लगाना है और कोशिश करनी है कि वो जल्दी से जल्दी हो सके। उसके बाद स्टार्ट स्मॉल। तीसरा लेसन मैं जो सीखता हूँ इनकी ज़िंदगी से वो ये है कि हमेशा शुरुआत छोटी ही होती है। तो ऐसा मत सोचो कि कहीं से 25-50 लाख रुपए आएंगे और मैं जो है एक बहुत वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं शुरुआत ही इतनी अच्छी करूँगा। तो मैं एक चीज़ उन लोगों को कहता हूँ, वो जो कहते हैं मुझे कि शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे,
जो शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं ना, समझ लेना शुरुआत बहुत देर में हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात कह दी कि शुरुआत, अगर आपने सोचा है ना शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो समझ लेना आपने शुरुआत बहुत देर में करी। तो हमेशा जो है छोटा स्टार्ट करो, जैसे उन्होंने बहुत ही छोटा स्टार्ट किया था, क्या भजिया बेचना, पकोड़े बेचना, इस और उसके बाद क्या होता है वो जॉब आजकल लोग करना भी नहीं चाहते, उसे छोटी जॉब बता देते हैं भारत में कि आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हो और मिलता क्या है उसके बदले 8-10-12 हज़ार रुपये, है ना। बट उस चीज़ पे आप अपने दिमाग में रखो ही मत ना कि हमें सिर्फ यही करना है। आप ये तो रखो कि ठीक है, यहाँ से जो आएगा मैं उसको स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ से मैं सीखूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, बाकी लेसन्स आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनके जीवन से आपको क्या सीखने को मिला। एक इनकी बहुत ही अच्छी कहावत है जिसकी कहानी मैं इनकी ख़त्म करता हूँ इस कहावत के साथ। इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात ये कही थी कि या तो जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती ना अपने सपनों को पूरा करने की, उन्हें दूसरे लोग हायर कर लेते हैं अपने सपने पूरा करने के लिए। ठीक है, जिसको ये बात समझ में आ गई है वो कमेंट करना, और इसके अलावा आपको इनके ज़िंदगी से क्या सीखने को मिलता है वो आपको कमेंट करना है। और आगे चलते हैं हम APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनकी कहानी पे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी जो है वो भी बड़ी प्रेरणा देने वाली एक कहानी है। सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इनकी जो माताजी थी वो एक गृहिणी थी, है ना, मतलब वो हाउसवाइफ थी। और इनके जो पिताजी थे वो एक बोट ओनर थे, यानी कि एक नाव के मालिक, और उस समय में बस उसी से जो है इनका गुजारा होता था, जो भी वो मतलब उस बोट से या उस नाव से जो है कमा लेते थे। और इसी के चलते, क्योंकि जो इनकी फैमिली थी, जो इनकी फाइनेंशियल इनकम थी वो उतनी नहीं थी, इसलिए इन्होंने भी जो है बहुत ही अर्ली एज में कमाना स्टार्ट किया। और ये कमाते कैसे थे, ये न्यूज़पेपर बांटा करते थे सुबह सुबह, और उससे जो भी वो कमा पाते थे उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। ठीक है, तो मतलब उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए भी जो है उन्हें कमाने की ज़रूरत पड़ी, वो भी बहुत ही कम उम्र में। और उसके बाद ये एक जो है पुअर, एक जिसे कह सकते हैं टिपिकल, है ना, गरीब मुस्लिम कम्युनिटी से थे। बट इनके साथ में क्या था कि इन्होंने कभी अपनी मुस्लिम होने को, अपने जाति, अपने धर्म और अपने जो समुदाय है, इस सब चीज़ों को बीच में नहीं आने दिया अपने संघर्ष के, अपने कामयाबी के, हैं, डिस्पाइट कंसिडरिंग कि वो किस जाति, धर्म या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक अपना ऑब्जेक्टिव साफ रखा कि मुझे भारत के लिए ये करना है। इसलिए इन्होंने मतलब इतनी अपनी क्वालिफिकेशंस को इतना बढ़ा लिया कि ये एक बहुत महान साइंटिस्ट तो रहे, भारत में जो है 11वें राष्ट्रपति भी बने थे। और उसके बाद इनके अचीवमेंट्स के बतौर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनके अंदर जो एक 2-4 खूबियाँ थी जो आपको सीखनी चाहिए इनसे, वो ये थी कि इनके अंदर डिटर्मिनेशन था और कमिटमेंट उनके साथ में ऐसा था कि अगर मैंने ये चीज़ कह दी, है ना, तो मैं जी और जान लगा दूंगा इसे पूरा करने के लिए। इसी के चलते भारत में जो है इन्होंने इतनी मिसाइलें बनाई जो आज तक मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ी देन है इनकी तरफ से। और इतना सब कुछ पाने के बाद भी साइंटिस्ट भी रहे, भारत रत्न भी इन्हें मिला, है ना, राष्ट्रपति भी रहे। इनके अंदर कभी वो जो ग्राउंडेड चीज़ थी ना कि मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ, वो इनके अंदर से कभी गई नहीं। तो इनकी सादगी और इनके जो पोलाइटनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी ज़िंदगी में आपको। और आप जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट होते हो तब, अपने रिटायरमेंट के बाद भी ये रुके नहीं, तब तक मतलब इनका देहांत नहीं हुआ तब तक ये अपना जीवन जो है भारत के लिए लगाते रहे। जब रिटायरमेंट इनका हो गया तब ये बच्चों से मिलते थे, और करीब रिटायरमेंट के बाद 1 लाख बच्चों से ये मिले, उन्हें प्रेरणा देने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए। ठीक है, तो इनके जीवन से कुछ ये बातें हैं जो मुझे सीखने को मिलती है। और इनका एक बहुत ही सादा सा जीवन रहा। कुछ इन्होंने ऐसे बड़ी कंपनीज नहीं बनाई, बड़े पैसे नहीं कमाए, बट इन्होंने जो दिया भारत को वो मतलब याद करने लायक वो चीज़ है जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये है इनके जीवन के बारे में। आगे मैं बात करूँगा अब महेंद्र सिंह धोनी की, जिनके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा और उन्होंने कैसे कामयाबी को, ऐसे अपनी बुलंदियों को छुआ। तो महेंद्र सिंह
जो थे महेंद्र सिंह धोनी, इनके ऊपर तो पूरी की पूरी मतलब इनका जीवन इतना प्रेरणादायक था कि इनके ऊपर पूरी की पूरी एक मूवी बनी हुई है MS धोनी के नाम से। अगर आपने नहीं देखी है तो ये एक मूवी मैं सजेस्ट करूँगा, आप ज़रूर देखो। आप इनके जीवन के बारे में आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना संघर्ष भरा इनका जीवन रहा। तो इनके बचपन से ही था कि करना है कुछ बड़ा, है ना, किस फील्ड में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, ये भी पता था। बट स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक क्या करना है वो पता नहीं था। बट कुछ समय बाद इन्हें पता लगा कि ठीक है, मुझे जो है क्रिकेट में जाना है और क्रिकेट में मुझे कुछ करना है। हालांकि शुरू में इनकी एज सच कोई बचपन में दिलचस्पी नहीं थी, उनके किसी और गेम में दिलचस्पी थी। बट जैसे होता ही है कि आप अगर एक मॉडरेट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो उतना आसान नहीं होता। शुरू में आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि गो गेट अ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी लो, इनमें कुछ नहीं रखा है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी है। और जो हमारी फैमिली होती है, लोअर मॉडरेट क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं या मॉडरेट क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं, वो हमें सरकारी नौकरी की तरफ को पुश क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे फैमिली को पता है कि बड़ा पाने के लिए ना रिस्क बड़ा लेना पड़ता है, और उस रिस्क से आप गुजर जाओ, उस रिस्क को आप सहन कर लो, वो हर किसी के बस का होता नहीं है। और हमारे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते कि हमें टूटता हुआ देखें, हमें ऐसे रोता हुआ देखें। तो इसलिए वो हमें सजेस्ट करते हैं शुरू से ही कि आप कम खा लो, कम कमा लो, बट ठीक तरीके से रहो। अपने जीवन में ये नेगेटिव पॉजिटिव कर्व्स मत लेके आओ। बट बिना उसके ज़िंदगी में बड़ा भी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। जो रिस्क नहीं लेता उसके साथ में ये रहता है कि वो कुछ ऐसा बहुत बड़ा भी नहीं उखाड़ता। इनके ज़िंदगी में क्या हुआ, जब इन्हें स्टार्ट किया इन्होंने तो इन्हें चांस मिला, एक चांस इनका मिस हो गया क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद ऐसे तैसे करके इनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, जो 3 साल तक ये लगातार करते रहे। और 3 साल तक बस अपने ड्रीम को ऐसे रखा, अपने ड्रीम को 3 साल तक मरने नहीं दिया। कोई और होता तो सेटल कर लेता कि यार अब गवर्नमेंट जॉब मिल ही गई है, 3 साल हो ही गए हैं, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, शादी कर लो और फैमिली का देख लो और हो जाओ सेटल, बस दैट इज़ इट। बट उन्होंने अपने सपनों को जो है कभी मरने ही नहीं दिया। उन्हें चेज़ करते करते वो पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था, इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर स्पोर्ट्स में एक नाम अगर लेना पड़े, स्पोर्ट्स में अगर कोई ये कहे कि क्या नाम ध्यान आता है, तो मैं मानता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना आए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ फील्ड पे राज नहीं करते, स्टेडियम पे राज नहीं करते, ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। सही बताऊँ तो आपको, मतलब इनके डाई हार्ड फैंस हैं, ऐसे लोग स्टेटस पे लगाते हैं इन्हें। तो वो वाला सक्सेस इन्होंने हासिल किया है कि सिर्फ स्टेडियम पे नहीं जीते वो, उन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया। बट इनका सफ़र जो था ना, वो आप इनकी मूवी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो सफ़र था वहाँ तक पहुँचने का, उसमें बड़ा संघर्ष था। और हर एक कामयाब जो व्यक्ति है, कोई भी जो शख्सियत है आज जो बहुत ज़्यादा कामयाब है, जो सुर्खियों में है, उनके जीवन में ये एक चीज़ आम रही है कि स्ट्रगल बड़ा था। स्ट्रगल बड़ा था, स्टार्ट हमेशा छोटा स्टार्ट किया, कोई ऐसे बड़े पैसे लगा के कोई बड़ा बिजनेस नहीं खोल लिया, और हमेशा जल्दी स्टार्ट किया। ये भी जो है मतलब ये अपने स्कूल टाइम से ही इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये 3 बातें हैं जो मैं मानता हूँ मूल बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद जिस फील्ड में ये थे उस फील्ड के एक्सपर्ट बन गए, ऐसा बना लिया खुद को कि हमसे बेहतर वो कोई कर ही नहीं सकता। अगर क्रिकेट खेलना है तो मुझसे बेहतर कोई खेल ही नहीं सकता, मार्केटिंग करनी है तो मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, मशीन चलानी है तो मुझसे बेहतर कोई चला ही नहीं सकता, कंप्यूटर फील्ड में जाना है मुझसे बेहतर कंप्यूटर चला ही नहीं सकता, वैसा वाला एक्सपर्ट। तो वैसा इन्होंने मुकाम हासिल किया, इसलिए इन्होंने जो है अपने आप को उस भीड़ से अलग खड़ा करके दिखा दिया। इसी के साथ एक कहानी और है किरण बेदी की और मैरी कॉम की। ठीक है, किरण बेदी और मैरी कॉम की, इनकी कहानी मैं चाहता हूँ आप पढ़ो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इनकी कहानी क्यों पढ़नी है। क्योंकि किरण बेदी और मैरी कॉम ये दोनों वो शख्सियत हैं उस समय में इन्होंने कामयाबी हासिल की जिस समय में औरतों को घर से बाहर निकलने के लिए वैसे देखा जाता था कि क्या है। किरण बेदी जो थी वो पहली आईपीएस थी, भारत की पहली आईपीएस वीमेन, जो फीमेल थी, है ना, जो वीमेन थी, पहली वीमेन आईपीएस थी किरण बेदी। जिस सर्विस में जो मेल डोमिनेटिंग मार्केट थी, यानी कि जिसके अंदर औरतों को देखा ही नहीं जाता था कि औरतें इस तरह का काम करेंगी, उसमें किरण बेदी गई और उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों नहीं कर सकती।
ठीक है। इसी तरीके से मैरी कॉम, जब तक वो उनकी शादी नहीं हुई, उनके बेबी नहीं हुआ, तब तक तो वो खेलती थी, अच्छा खेलती थी, बहुत अच्छी बात है, बट वो बड़ा मुकाम जो हासिल करना था वो नहीं किया था तब तक भी। उन्होंने शादी के बाद, जब बायोलॉजिकली शरीर आपका उतना एनर्जेटिक होता भी नहीं है बेबी होने के बाद, तब भी उन्होंने साबित करके दिखा दिया, तब भी वो गोल्ड ले आई, तब भी उन्होंने जो है उस मैच को जीत लिया, तब भी उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना हार्ड वर्क किया। तो मैरी कॉम की कहानी भी बड़ी इंस्पिरेशनल है ना। ये स्पेशली उनके लिए है जो उस वक्त में कहते थे कि अरे लड़कियां हैं क्या करेंगी, इन्होंने साबित करके दिखाया कि क्या नहीं कर सकती। तो इनकी कहानी भी बड़ी इंस्पिरेशनल है। आप इनकी कहानी पढ़ो, इनकी कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है वो मैं चाहता हूँ आपकी कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। आगे आपका अब ग्रामर और इंग्लिश चलने वाला है सेकंड मॉड्यूल में नए सिलेबस के हिसाब से, और उसमें आपको जो इंटरेस्ट आने वाला है, जो चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, वो आपके आजीवन काम आने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।